हाँ, तो अगर ई कोई भी एक गिवन रियल नंबर्स का एक कोई सबसेट दिया हो, तो थ्योरम ये है कि अगर हम सपोज कर लें कि ई कोई भी सेट है रियल नंबर्स का, तो नीचे जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनर और आउटर अप्रोक्सीमेशंस के, इन चारों में से किसी भी एक पॉइंट को अगर हम एज्यूम कर लें, तो वहाँ से हम ई की मेजरेबिलिटी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जो थ्योरम का पार्ट 1 है, द पार्ट 1 इम्प्लाइज दैट ई इज़ मेजरेबल, ठीक है, या पार्ट 2 जो है इम्प्लाइज दैट ई इज़ मेजरेबल। सिमिलरली पार्ट 3 implies E is measurable. Similarly, part 4 implies E is measurable. यानी कि इनमें से हर पार्ट जो है सेपरेटली अगर किसी भी एक पार्ट को आप एज्यूम कर लो, तो वहाँ से आप E की मेजरेबिलिटी को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने डिफाइन किया है इसको। अच्छा, तो इसके प्रूफ के लिए जो है उन्होंने कहा है कि हम इक्विवेलेंस जो है एस्टैब्लिश करेंगे मेजरेबिलिटी ऑफ E की with each of the two outer approximations in part 1 and 2, ठीक है। उन्होंने उसने इक्विवेलेंस जो है वो ड्राइव कर लेनी है ई की मेजरेबिलिटी की पार्ट 1 या पार्ट 2 में से किसी एक के साथ, ठीक है। और बाकी जो दूसरा पार्ट होगा उससे जस्ट वो डिमॉर्गन लॉ कॉम्प्लीमेंट करके उसका दूसरा पार्ट ड्राइव कर लिया जाएगा। तो इस वजह से जो है वो काम आसान हो जाएगा। तो अगर वो फर्स्ट पार्ट के लिए एज्यूम कर ले कि ई जो है वो मेजरेबल है, तो फिर किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए पहले तो सपोज कर लो कि जो आउटर मेजर है वो हमारा फाइनाइट है, ठीक है। जो ई सेट दिया हुआ है वो मेजरेबल है और उसका आउटर मेजर जो है वो फाइनाइट है, तो फिर किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए जो आउटर मेजर की डेफिनेशन है उससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं कि देयर इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स आई के विच कवर्स ई, ठीक है, एंड फॉर विच वो जितने कंपोनेंट्स हैं आई केस उनकी जो लेंथ का जो सम होगा दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम स्टार ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ये कैसे हम लिख सकते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? कोई स्टूडेंट इस पे कमेंट करेगा कि राइट हैंड साइड ग्रेटर क्यों है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में है क्या कि ई जो है वो मेजरेबल है, ई जो है वो मेजरेबल है, आई के जो है वो मेजर वो ई का कवर है, ठीक है, आई के जो है वो ई का कवर है। तो इन दो बातों से आप मुझे बताएं कि ये इनइक्वालिटी ये सर बताएं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, साइड ग्रेटर आपकी समझ सही नहीं आ रही आवाज़, मुझे एक बार फिर बताइएगा कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। कोई और स्टूडेंट ट्राई करे। ई मेजरेबल है, आई के जो है वो ई का कवर है। जब हम आउटर मेजर ऑफ ई हाँ जी, आउटर मेजर ऑफ ई जब लेंगे तो फिर सर इसमें जब आउटर मेजर ऑफ ओ ले रहे हैं हाँ तो जी। में आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस आउटर मेजर ऑफ अच्छा, आप तो असल में ओ पे चले गए हो ना, ओ तो नेक्स्ट स्टेप में है। मैं तो आपसे प्रीवियस स्टेप के बारे में पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे राइट हैंड साइड जो ग्रेटर है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि राइट हैंड साइड वही बड़ा आंसर ही देगी। इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम स्टार ऑफ ई जो है, देखो यही वो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि आपने एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ लिखा हुआ है तो आपने अपने प्रूफ में जो आप आंसर देंगे उसमें आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा कि ये आपने खुद किया है और समझ के किया है। हर स्टेप का जस्ट आंसर नहीं चाहिए, आपने हर स्टेप की जस्टिफिकेशन दी है जो यहाँ पे
अगर नहीं भी दी हुई तो आपने वो प्रोवाइड की है। अब अब असल में क्या हो रहा है कि एम स्टार ऑफ ई जो है, ई क्योंकि जो है वो एक वेरिएबल सेट है, एम स्टार ऑफ ई जो आउटर मेजर है ई का, उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करेगा कि ई के आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या हमने याद पढ़ी थी, इन्फिमम वाली। किसी सेट के आउटर मेजर की डेफिनेशन क्या थी, इन्फिमम ऑफ, ऑल इंटरवल। मेरे समझ नहीं आया, आपने यही जवाब दिया जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर। सही हो गया, ओके। तो असल में इस तरह का था कि फॉर एवरी के आपके पास आई के जो है वो ओपन कवर आएगा ई का, और आपने उन सारे ओपन कवर्स के अगेंस्ट जो भी है ये आगे कंप्लीट कर लेना है। तो आपने फॉर एवरी ओपन कवर ऑफ ई आपने उस ओपन कवर का जो लेंथ है वो यहाँ पे रख देनी है, और ओपन कवर की लेंथ जो होगी वो ओपन कवर के सारे कंपोनेंट्स की लेंथ का सम होगी। ओपन कवर के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो असल में ओपन इंटरवल्स हैं, तो उनकी लेंथ सारों के सम करनी है, तो ये ओपन कवर की लेंथ आ जाएगी। और इन सारे ओपन कवर्स में से जो मिनिमम लेंथ का होगा ओपन कवर, उसकी जो लेंथ आएगी दैट वुड बी द आउटर मेजर ऑफ ई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी आउटर मेजर की। सॉरी। तो फिर अब जब आप यहाँ पे एम स्टार ऑफ ई को कह रहे हो कि दैट इज द इन्फिमम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द ओपन कवर्स, और ये जो ओपन कवर यहाँ पड़ा हो ये कोई भी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम नहीं यूज होगी इस पे, इसी वजह से ये राइट साइड ग्रेटर हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल याद आ गया। क्या थी प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम, एक बार जरा एक्सप्लेन कर दें उसको, जो हमने आम एमएससी वगैरह में पढ़ी होती है इन्फिमम की प्रॉपर्टी। सर कोई भी एलिमेंट लेंगे ना उसकी लेंथ जो है वो स्मॉलर होगी ना। हाँ, कोई भी लेंथ लेंगे तो वो इन्फिमम से स्मॉलर होगी, लेकिन अगर इन्फिमम के अंदर अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर दें तो इन्फिमम ग्रेटर हो जाता है किसी यस सेट के एलिमेंट से। याद है बात? यस। यानी कि जी कुछ जी। हम कहते हैं कि जो इन्फिमम, अब ये देखो एम स्टार ऑफ ई जो है वो खुद इन्फिमम है, तो एम स्टार ऑफ ई छोटा होना चाहिए था, यानी कि इनइक्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए थी। समझ आ रही है? क्योंकि एम स्टार ऑफ ई लेकिन हमने यहाँ पे एम स्टार ऑफ ई के अंदर एक एप्सिलॉन ऐड कर दिया है, ये वाला। तो अब हम कहते हैं कि इन्फिमम की प्रॉपर्टी है कि अगर इन्फिमम क्योंकि मिनिमल लेवल का नंबर होता है, तो अगर उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दें तो वो इन्फिमम क्या, वो लोअर बाउंड क्या, वो इन्फिमम भी नहीं रहता, और कोई सेट का एलिमेंट ऐसा आ जाता है जो उससे भी बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे असल में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। और हमने यहाँ पे जो ओपन कवर लिया है वो मिनिमम लेंथ वाला नहीं लिया, हमने यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी ओपन कवर लिया जिसकी लेंथ जो है वो इन्फिमम वाले ओपन कवर की लेंथ से बड़ा होना एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि एम स्टार जो है ये तो मिनिमम वाले ओपन कवर की लेंथ है जो कि इन्फिमम है, तो अगर इन्फिमम के अंदर एप्सिलॉन ऐड कर लिया तो कोई एक ओपन कवर ऐसा आपको मिल जाएगा जिसकी लेंथ इस इन्फिमम प्लस एप्सिलॉन वाली लेंथ से कम होगी। तो यहाँ से ये चीज़ उसने ड्राइव की है इन्फिमम की प्रॉपर्टी से। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि एक ओपन कवर होगा जिसकी लेंथ जो है वो एम स्टार ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन से भी कम होगी। ठीक है, हालांकि एम स्टार ऑफ ई की लेंथ सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन एम स्टार ऑफ ई में एप्सिलॉन ऐड कर दिया है, अब ये कम होना ज़रूरी नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि इस ओपन कवर के सारे कंपोनेंट्स का यूनियन ले लें और उसको ओ कह लें। ठीक है, तो अब हमने इस ओपन कवर जो ये ओपन कवर ऊपर लिया है इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ इस ओपन कवर के सारे कंपोनेंट्स आई केस का यूनियन ले लिया और उसको हमने ओ कह लिया। देन ओ इज अ सेट विच इज ओपन। ओ ओपन क्यों है? क्योंकि सारे आई केस ओपन है, और ओपन सेट्स का यूनियन चाहे जितने मर्जी ओपन सेट्स का यूनियन लो वो ओपन ही रहता है। सो ओ इज एन ओपन सेट कंटेनिंग ई। ओ जाहिर बात है ई को कंटेन करेगा ना, क्योंकि ओ जो है वो आई केस का यूनियन है, आई केस जो है वो कवर करते हैं ई को, जिसका मतलब है ओ इज अ सुपर सेट ऑफ ई, यानी कि ओ कंटेन्स ई। यहाँ तक हो गया। ठीक है, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ओ,
ओ के आउटर मेयर की डेफिनेशन क्या बनती है कि एम स्टार ऑफ ओ मस्ट बी लेस और इक्वल टू एम स्टार ऑफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ओपन कवर आई के। अब ओ की लेंथ क्यों कम होनी चाहिए आई के की लेंथ के सम से, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ जी सर जी जी, सही बोलने लगे थे आप, बताएं। आई थिंक मोनोटोन है, मोनोटोन। मोनोटोनिसिटी है ना मोनोटोन ये? प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही, ये मोनोटोनिसिटी जी है। सर। ओके, आपने ओके ओ सर। जो है आपने डिफाइन किया एज अ यूनियन ऑफ दीज सेट्स। तो अब जब आप एम स्टार अप्लाई करेंगे तो एम स्टार जो है वो यूनियन में स्प्लिट होगा, तो ये राइट साइड ग्रेटर हो जाएगी यहाँ पे। तो और फर्दर ये कि ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से फिर से कंपैरिजन होगा, और ये चीज़ जो लेंथ है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ओपन कवर आई के, इससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा एम स्टार ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी आपके पास इस तरह की बन जाएगी। यहाँ से आप एम स्टार ऑफ ई को शिफ्ट करें ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ सिंस ई इज मेजरेबल, आपने ई को तो मेजरेबल सपोज किया हुआ है और ई का आउटर मेजर भी फाइनाइट है। ठीक है, देयरफॉर बाय द एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ मेजरेबल सेट्स, अब जो ऊपर एक्सचेंज प्रॉपर्टी जो इस थ्योरम से पहले आपने देखी थी वो ये थी जो कि ये लिखी हुई है, इतना पार्ट। ठीक है, अब आपने एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ पी में डायरेक्ट एम स्टार को एम स्टार ऑफ ओ माइनस ही डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास कंडीशन ये है कि इन दोनों में से कोई एक सेट जो है वो मेजरेबल हो, तो तब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसको हमने यूज़ किया यहाँ पे, एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई को, ये एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई के बराबर है, और यहाँ से एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई लेस देन आ गया एप्सिलॉन के। ठीक है, और यही पार्ट वन में जो है वो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन अगर आपको कोई सेट ओ मिल जाए जहाँ जो कि जिसके लिए एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ई मेजरेबल होगा। ठीक है, तो हमने जो है वो हमने रिवर्स चेन बना ली है, हमने पहले ई को मेजरेबल ले लिया है, वहाँ से हमने वन डिराइव कर लिया है, फिर वन के कॉम्प्लीमेंट से जो है वो आप सेकंड पार्ट का वन ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने इन इक्विवेलेंस जो है वो डिफाइन किया। अब क्योंकि उसने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था कि एम स्टार ऑफ ई जो है वो फाइनाइट है, तो सेकंड केस रहता है यहाँ पे कि एम स्टार ऑफ ई अगर इन्फिनिटी हो जाए तब क्या होगा। तो एम स्टार ऑफ ई इन्फिनिटी यहाँ पे अज्यूम कर लिया सेकंड पार्ट में। ठीक है, देन ई में बी एक्सप्रेस्ड एज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब जो है वो आपने ई के लिए ई को डिफाइन कर, क्योंकि ई जो है वो उसका आउटर मेजर जो है वो इन्फिनिट आपने ले लिया है, तो ई को जो है वो हम किसी भी सेट को हम जो है वो डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन जो है वो इस तरह के सेट्स की उसके तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इससे पहले पिछले सेक्शन में एक थ्योरम आया था जिसमें आपने जो है वो ई की पार्टीशन की थी डिसजॉइंट सेट्स के अंदर, तो उसी लॉजिक को यूज़ किया कि हम ई को जो है वो डिसजॉइंट कलेक्शन ले सकते हैं इस तरह के सेट्स के तौर पे, और वो सारे के सारे मेजरेबल होंगे। ठीक है, ईच ऑफ विच हैज़ फाइनाइट आउटर मेजर, ठीक है, जिसमें से हर एक जो है वो फाइनाइट आउटर मेजर का होगा। तो हम इस तरीके से ई को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ई खुद तो इन्फिनिट मेजर का सेट है, जैसा कि मिसाल के तौर पे 0 से इन्फिनिटी जो है, ये अगर मैं एक सेट ले लूँ तो ये एक इन्फिनिट आउटर मेजर का सेट है। ठीक है, कि उसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट है, लेकिन मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ फाइनाइट ओपन सेट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि मैं 0 से जो है वो कोई भी सेट 1 के अंदर ले लूँ इसको, फिर मैं 1 से जो है वो 2 तक ले लूँ, और 2 से जो है वो मैं 3 तक ले लूँ। तो इस तरह से मैं फाइनाइट सेट्स के फाइनाइट आउटर मेजर्स के सब सेट्स की फॉर्म में मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इस सेट को, और उस केस में जो है वो उन सब का जो है आउटर मेजर फाइनाइट होगा और मिल के जो है वो ई फॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में जो है वो बाय द फाइनाइट मेजर केस फॉर ईच इंडेक्स के हम वही प्रोपोजिशन यूज़ करेंगे पहला पार्ट इसका, क्योंकि उनमें से हर एक का कंपोनेंट जो है वो अलग अलग अगर कंसिडर करें ई के, तो क्योंकि ई के इंडिविजुअली जो है फॉर एवरी के वो फाइनाइट आउटर मेजर का ही है, तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट के तौर पे ओ के एक कलेक्शन एग्जिस्ट करेगी,
उस ई के लिए सच दैट एम स्टार ऑफ ओ के माइनस ई के इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 के। ये हमने डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लिया है, ये वाला पार्ट कंबाइन करके के साथ हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि ई अगर फाइनाइट आउटर ईयर का है तो उसके लिए ओ एग्जिस्ट करेगा सच दैट एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने कहा कि यहाँ पे हर हर ई के लिए ओ के एग्जिस्ट करेगा सच दैट एम स्टार ऑफ ओ के माइनस ई के इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 के। ठीक है, ये नंबर हमने खुद एज्यूम किया एप्सिलॉन ओवर 2 के, ताकि रिजल्ट जो है वो एप्सिलॉन की फॉर्म में हमें मिले। द सेट ओ, अगर ये सारे ओ केस को इकट्ठा कर लें, इनको कंबाइन यूनियन ले लें इनका, तो जो एक सेट बनेगा उसका ओ कह लेते हैं, वो ओ फिर से ओपन होगा, वो फिर से ई का सुपर सेट होगा। ठीक है, और फर्दर ये कि ओ माइनस ई जो है वो बराबर होगा, क्योंकि ओ को इसके बराबर लिया हुआ है, तो दिस माइनस ई। ठीक है, और ये जो है छोटा सेट होगा, इससे बड़ा सेट जो है वो आप बना सकते हो बाय यूजिंग सच यूनियन जो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओ के माइनस ई में आप क्या कर रहे हो, ओ के माइनस ई में जो कंप्लीट जो ई सेट है सारे का सारा, वो आप माइनस कर रहे हो ओ के इसके यूनियन में से। ठीक है, ये छोटा सेट होगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली हर ओ के में से ई के को माइनस करोगे और फिर यूनियन लोगे तो ये उससे बड़ा सेट होगा। यहाँ पे फिर से हम स्टार अगर अप्लाई करें, ये एक ब्रैकेट जो है वो एक्स्ट्रा आई हुई है। अब अगेन यहाँ पे अगर आउटर मेयर अप्लाई करें ऊपर वाली इंक्लूजन के अंदर, तो एम स्टार ऑफ ओ माइनस सी फिर से मोनोटोनिसिटी की वजह से एम स्टार ऑफ ओ माइनस सी छोटा होगा, एम स्टार ऑफ ओ के माइनस सी के बड़ा होगा इस सबसेट की वजह से जो यहाँ पे ऊपर है। और फिर यहाँ पे जो इन का जो सम आ रहा है एप्सिलॉन ओवर 2 के, एप्सिलॉन ओवर 2 रेस पावर के, तो ये यूज़ कर लेंगे और फर्दर इस सीरीज़ को सम कर लेंगे जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है 1/2 कॉमन रेशो से। तो इसको सम करेंगे तो इसका जवाब एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से वो डिराइव हो जाएगा जो हमें चाहिए। सर 1/2 के जो है इसका हो जाएगा। 1/2 के बाद क्या कह रहे हैं आप? मुझे आवाज़ ठीक समझ नहीं आ रही है, कोई और स्टूडेंट इनको इनका आंसर इनका क्वेश्चन मुझे बता सकता है? सर 1/2 जो है सब आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, क्वेश्चन अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा, इन्होंने 1/2 वो कह रहे हैं कि 1/2 के को कॉमन ले लेंगे तो फिर एप्सिलॉन बच जाएगा यहाँ से। नहीं ऐसे नहीं है। 1/2 का कॉमन ले लें या पता नहीं, अगर ये कहना चाह रहे हैं कि एप्सिलॉन क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ के है तो समीशन में 1/2 के रह जाएगा, और 1/2 के ऊपर आपको सीरीज सम करनी पड़ेगी ना, सीरीज सम किए बगैर तो नहीं इसको कर सकते। जी सर, तो उसका जवाब सर 1 आएगा, इनफाइनाइट सीरीज हाँ बनेगी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एग्जैक्टली, बनेगी। बिल्कुल सीरीज सही, के बाद इन्फिनिट में। बनाता है वो जी एक बिल्कुल। इन्फिनिटी अब बनती है ना, वो इन्फिनिटी जीरो बन हाँ, जाएगी उस समय। नहीं जीरो नहीं, जीरो नहीं बनेगी, ये वाली सीरीज जो है ये 1 क्योंकि बनेगी। 1 आएगा, इसका बनेगा 1/2 वन बन प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस पे जी फार्मूला जी अप्लाई होगा a1/1 माइनस r का। जी बिल्कुल, a/1 माइनस आर का। तो जो a है इसमें वो 1/2 है, और 1 आर जो है वो भी 1/2 है, तो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 आंसर 1 आ जाएगा। सही है, 1 आ जाएगा। जी सर। तो ये 1 आंसर आएगा, बिल्कुल सही। तो एप्सिलॉन इसका मतलब है रह जाएगा यहाँ पे, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल दोनों केसेस में जो है वो हमने एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई को लेसन एप्सिलॉन जो है वो ड्राइव कर दी है। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी 1 है वो होल्ड कर रही है ई के लिए। सही है। नाउ assume that property 1 holds for e for each, then for each natural number k हम एक ओपन सेट चूज कर सकते हैं o, ठीक है, that contains e for which m star of ok minus e is less than 1/k। सही है, ये वही आर्गुमेंट है जो हमने अभी प्रूव किया, अब हमने उसको एज्यूम कर लिया। अब अगर हम उसको एज्यूम कर लें
और फिर वहाँ से हम जो पार्ट 2 है उसको डिराइव करें, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि चूज़ कर लें एक ओपन सेट O जो कि सुपर सेट होगा आपके सेट E का, फॉर विच m स्टार ऑफ OK माइनस E इज लेस देन 1 ओवर K। यहाँ तक हमारी अजम्पशन आ गई। अब वो कहता है कि डिफाइन करें G जो है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द OKs, ठीक है। तो ये वो G डेल्टा सेट है। तो अब डिफाइन कर लें G को एज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज ओपन सेट्स OK, देन G इज अ G डेल्टा सेट दैट कंटेन्स E, ठीक है। अब ये G डेल्टा सेट जो है G ये सुपर सेट बन गया E का। मोर ओवर सिंस फॉर ईच K G माइनस E इज अ सबसेट ऑफ OK माइनस E। सही है ना, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि OK जो है वो भी सुपर सेट है आपके सेट E का, और जो G है वो आपने सारे OKs का जो है वो इंटरसेक्शन लिया है और वो भी है सुपर सेट E का, लेकिन क्योंकि G सारों का इंटरसेक्शन है तो ये छोटा सेट होगा उनकी निस्बत, OKs की निस्बत, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो डिफरेंस है ये छोटा हो सकता है। तो ये जो है इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, सबसेट्स का जो है इंक्लूजन होल्ड करेगी। अब अगेन m स्टार अप्लाई करेंगे जब इस इंक्लूजन के ऊपर, तो m स्टार ऑफ G माइनस E वुड बी लेस और इक्वल टू m स्टार ऑफ OK माइनस E, ठीक है। और वो लेस देन 1 ओवर K है। और 1 ओवर K कहने का मतलब यही है कि फॉर एवरी K अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि 1 ओवर K तो फिर आर्बिट्ररीली स्मॉल किया जा सकता है इक्विवेलेंट टू 0, जिसका मतलब है कि m स्टार ऑफ G माइनस E जो है वो इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 2 होल्ड कर जाएगी, सही है। इसका मतलब है 1 को एज्यूम किया तो इसका मतलब है जो चेन बनी हमारी वो क्या बनी कि E को वेरिएबल एज्यूम किया तो थ्योरम का पार्ट 1 डिराइव हो गया, फिर पार्ट 1 को एज्यूम किया तो पार्ट 2 डिराइव हो गया, ठीक है। और अब अगर पार्ट 2 को एज्यूम कर लो, अब ये थर्ड केस इनइक्वालिटी का जो ट्रायंगल बनाई है वो थर्ड पार्ट में आ गया। अब अगर आप पार्ट 2 को एज्यूम कर लो और पार्ट 2 में एज्यूम क्या करना है कि G डेल्टा सेट होगा जो कि E का सुपर सेट होगा और उस G डेल्टा सेट माइनस E का राउटर मेजर है वो 0 के बराबर होगा। तो अगर इसको एज्यूम कर लो तो यहाँ से E की मेरेबिलिटी ड्राइव हो जाएगी। कैसे? सिंस सेट ऑफ मेजर 0 इज मेजरेबल। अब क्योंकि आपने G माइनस E को जो आउटर मेजर है उसको क्या ही 0 दी है कि m स्टार ऑफ G माइनस E इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है कि G माइनस E है असल में ये एक मेजरेबल सेट है जिसका मेजर 0 है, ठीक है। सो और इसी तरह G डेल्टा सेट भी मेजरेबल सेट होते हैं। ये तो पिछले सेक्शन की एक्सरसाइज में था कि G डेल्टा सेट हों, F सिग्मा सेट हों या ओपन सेट्स हों, ये सारे सेट्स जो होते हैं ये मेजरेबल सेट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि G माइनस E भी मेजरेबल है, इसके अलावा G डेल्टा सेट जो है ये भी मेजरेबल है, एंड द मेजरेबल सेट्स फॉर्म अलजेब्रा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं G माइनस E ले लूँ तो ये भी मेजरेबल होगा, अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट कर लूँ वो भी मेजरेबल होगा, और अगर मैं उसका इंटरसेक्शन G से ले लूँ तो वो भी मेजरेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ है ना कि इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट जो है ये मेजरेबल ही रहेंगे। तो अगर ये पूरी चीज़ मेजरेबल है तो ये चीज़ तो E के बराबर आ जाती है, ठीक है। G माइनस E होल कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ G के साथ तो इसका जवाब तो E आ जाएगा, तो ये भी मेजरेबल हो जाएगा इसका मतलब। तो इस यहाँ से E की मेजरेबिलिटी जो है वो डिराइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट में इंक्लूजन उसने जो होल्ड किया है वो E को मेजरेबल जो है वो एज्यूम किया है, वहाँ से पार्ट 1 डिराइव किया है, पार्ट 1 से पार्ट 2 डिराइव किया है, और पार्ट 2 से वापस E की मेजरेबिलिटी डिराइव किया, ठीक है। तो इससे इन तीनों जो पार्ट्स हैं उनकी इंक्लूजन्स जो हैं वो होल्ड कर गई हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हो गए हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो तीन चीज़ें यहाँ पे प्रूफ की हैं इक्विवेलेंस की, इन तीनों के कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन अगर ड्राइव कर लिए जाएं तो उससे ये आउटर अप्रोक्सीमेशन उससे ये इनर अप्रोक्सीमेशन ड्राइव हो जाएंगी। जहाँ डी डेल्टा सेट जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ जी डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट करने से एफ सिग्मा सेट बन जाएंगे, और इस तरह से इंक्लूजन्स जो हैं वो ड्राइव हो जाएंगी दूसरे पार्ट के लिए। तो इस तरह से जो है वो ये पार्ट सॉल्व हुआ है। अच्छा, थ्योरम 12 में वो ये कहता है कि लेट E be a measurable set of finite outer measure, then for each epsilon positive there is a finite disjoint collection of open intervals ik's for which
O is the union of ik's, then m star of e minus o plus m star of o minus e is less than epsilon। ठीक है, इसकी थोड़ी सी जो है वो स्टेटमेंट को जो इंटरप्रिटेशन है वो आप किस तरह से ले सकते हो कि आपको किस तरह का ओ चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखें और मुझे बताएं कि ई और ओ का आपस में क्या ताल्लुक नज़र आ रहा है किसी भी लिहाज से, तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि ये हमें किस तरह का ओ यहाँ पे बनाना है। कोई कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर? सर ये हमें एक सीक्वेंस बनाएंगे I1 I2 डॉट IK। हाँ जी, हाँ जी, और इसका ताल्लुक ई से किस तरह का होगा? ये जो कलेक्शन बनाई है इसका ताल्लुक ई से बताना है हमने कि किस तरह का है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया स्टेटमेंट ये डिराइव हो, तो इसका क्या मतलब नज़र आ रहा है यहाँ से इस चीज़ का। अब देखिए ना, आपको कहा है उसने कि ई कोई मेजरेबल सेट है, ठीक है, उसका जो आउटर मेजर है वो फाइनाइट है। फाइनाइट आउटर मेजर का कोई भी सेट मैंने लिया है और उस सेट के लिए कोई भी मैं एप्सिलॉन चूज कर लूँ, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो उस एप्सिलॉन के अगेंस्ट उस ई सेट के लिए हमारे पास एक फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन ओपन सेट्स की एग्जिस्ट करेगी इस तरह की, सच दैट कि अगर मैं उस सारी कलेक्शन जो डिसजॉइंट कलेक्शन ली है ओपन इंटरवल्स की, उस सारी कलेक्शन का मैं यूनियन ले लूँ, उसको मैं ओ कह लूँ अगर, तो फिर m स्टार ऑफ e माइनस ओ प्लस m स्टार ऑफ o माइनस e वुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इसका मतलब क्या है कि o और e का आपस में क्या ताल्लुक नजर आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मेजरेबल सेट है सर और ये जो ओ है वो इसी से ओपन इंटरवल का जो यूनियन है। हाँ जी, जी जी बोलें नसीम। हाँ जी, जी सर, तो वो उसी के ओपन इंटरवल है ना आई के जो है, और आई के जो है उन सब का जो यूनियन है वो ओ हो जाएगा हमारे पास। हाँ, आई के का यूनियन ओ है वो डिफाइन कर लिया हमने। अब इस आई जी के की सर, कलेक्शन आई के स्पेशल कलेक्शन है, ई और ओ जो हमने है वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ किससे सेम किसके साथ आप कह रही हैं भला? सर ओ और ई जो है, ओ और ई जो है, बिल्कुल सही। तो इसको इस स्टेटमेंट का जो मेन थीम है वो ये है असल में आपने सिमेट्रिक डिफरेंस सेट्स का देखा हुआ किस तरह का होता है। ए माइनस, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इसको क्या कहते होते हैं? सर सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। है ना? तो अगर इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं ना, आपको याद होगा ये, तो ये Symmetric आपको बता, हाँ ये चीज आपको बताती है कि ए और बी में कितना फर्क है, यानी कि ए और बी सेट्स के अंदर एलिमेंट वाइज कितना फर्क है कि पहले पार्ट में आप वो पॉइंट्स ले रहे हो जो ए में हैं और बी में नहीं है, सेकंड पार्ट में आप वो पॉइंट्स ले रहे हो जो बी में हैं और ए में नहीं है, और इनको कंबाइन कर लेते हो अगर, तो ये आंसर जितना बड़ा आएगा वो आंसर आपको बताएगा कि ये दोनों सेट्स ए और बी आपस में कितने मुख्तलिफ हैं। यानी कि इसका आंसर बड़ा आने का मतलब है कि सेट्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और अगर इसका आंसर छोटा आता है तो इसका मतलब है कि ए और बी आपस एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इनके ऊपर आउटर मैयर अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम आउटर मैयर के सेंस में देखना चाह रहे हैं कि ई और ओ के आउटर मैयर्स आपस में एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ई हमने कोई भी सेट एज्यूम किया था फाइनाइट आउटर मैयर का, और हम देखना चाह रहे थे कि ई हमने क्योंकि आर्बिट्ररी एक सेट ले लिया फाइनाइट आउटर मैयर का, तो इसको देखते हुए हम अपनी मर्जी का कोई ओ सेट जो है इसके सिमिलर आउटर का खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है कि हम इस तरह का ओ चूज कर सकते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हम इस तरह का ओ खुद बना सकते हैं
जो कि डिसजॉइंट कलेक्शन होगी फाइनाइट ओपन इंटरवल्स, फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन होगी ओपन इंटरवल्स की, और वो जो ओ होगा उसका आउटर मैयर और इस ई सेट का आउटर मैयर आपस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एम स्टार ऑफ ई माइनस ओ और एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई का जो सम होगा वो जितना छोटा करना चाहें एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए उतना छोटा किया जा सकता है, यानी कि ये तकरीबन 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ओ और ई का आउटर मैयर फिर से हम यही कह रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट या करीब तरीन होगा, तकरीबन इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसको जो है वो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू असर्शन 1 ऑफ थ्योरम 11, असर्शन 1 में क्या था, आपने एक ओपन सेट लिया था जो कि सुपर सेट था आपके सेट ई का, और आपने कहा था कि एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एफ। तो यहाँ पे आप उस ओ सेट को यू कह लें, ठीक है, और ई वही सेट है आपका मैयर फाइनाइट आउटर मैयर का। तो आप कह लें कि अगर आपका जो सेट यू है ये आपका ओपन सेट है और ये आपके सेट ई को कंटेन करता है, तो एम स्टार ऑफ यू माइनस ई वुड बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। वहाँ पे एप्सिलॉन था, यहाँ एप्सिलॉन ओवर 2 कह लो, फर्क तो नहीं है, तो एप्सिलॉन छोटा ही है, ठीक है। इस तरह से बेशक इसको रिलेट कर लो। तो ये चीज़ हमने वो पार्ट 1 से डिराइव कर ली, ठीक है। नाउ सिंस E is measurable and has finite outer measure, we infer from the excision property of outer measure that U has also finite outer measure। सही है, क्योंकि E के जो है उसका तो outer measure finite था और एक्सीजन प्रॉपर्टी आपने ऊपर स्टडी कर ली थी, जो उसके मुताबिक जो O सेट होगा इसका outer measure भी जो है वो finite ही आएगा। Now every open set of real numbers उसको हम disjoint union of open intervals के तौर पर represent कर सकते हैं। ये भी एक प्रीवियस थ्योरम था जिसके अंदर ये हमने प्रॉपर्टी यूज की थी और रिमार्क के तौर पे, फुट नोट के तौर पे पेज के नीचे लिखी हुई आई थी ये प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी यही थी कि एनालिसिस से हमें पता चलता है, जो कि रियल बेसिक एनालिसिस से ये हम एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि हर ओपन इंटरवल, हर ओपन सेट जो है आर के अंदर वो असल में डिसजॉइंट यूनियन होगा ओपन इंटरवल्स का, ठीक है। तो ओपन सेट जो होते हैं आर में वो इसी तरह के होते हैं कि वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन ही होते हैं, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का यूनियन। तो अब फर्दर ये कि यू जो है उसका आउटर मेयर आपने फाइनाइट कह लिया, ठीक है, और हर ओपन सेट जो है वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन होता है डिसजॉइंट। नाउ लेट यू बी द यूनियन ऑफ सच डिसजॉइंट यूनियंस, ठीक है, और उसको हम कलेक्शन में कह लेते हैं आई के, और आई के का यूनियन जो है उसको हम यू कह लेते हैं, ठीक है। देन ईच इंटरवल इज मेजर, क्योंकि अब सारे इंटरवल्स जो होते हैं वो मेजरेबल होते हैं और उनका जो आउटर मेजर होता है वो उन इंटरवल्स की लेंथ होती है, सही। Therefore, by proposition 6 and the monotonicity of the outer measure, हमारे पास क्या डिराइव हो जाएगा कि ये जो आपने ओपन कवर डिफाइन किया है, ओपन कवर तो डिफाइन किया आपने, यू को कहा है कि वो आई केस का यूनियन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यू की जो आउटर मेजर होगा वो असल में इन आई केस की लेंथ होगी, सही है। तो हमने यू का जो है वो आउटर मेजर निकाल लिया, दैट इज द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ आई केस विच इज एक्चुअली द आउटर मेजर ऑफ दिस होल कवर, ठीक है। और दिस इज लेस देन और इक्वल टू एम स्टार ऑफ यू बाय मोनोटोनिसिटी, और वो आपने फाइनाइट कहा होगा कि दैट इज द फाइनाइट नंबर, ठीक है। नाउ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड है ना ये वाली, इसमें तो कोई यू नहीं ना इस्तेमाल हो रहा, इसमें तो कोई इंडेक्स नहीं इस्तेमाल हो रहा कि आपको यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखनी है, जबकि लेफ्ट साइड पे एन इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी दो साइड्स कंपेयर की जाती हैं और एक साइड पे कोई एक पैरामीटर होता है जो वेरी कर रहा है और दूसरी साइड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है दैट पैरामीटर से, तो फिर हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे या किसी साइड पे जहाँ पे पैरामीटर है तो वो पैरामीटर फ्री हो जाता है फिर, यानी कि उस पैरामीटर की किसी भी वैल्यू के लिए फिर वो चीज़ होल्ड करती है, क्योंकि दोनों साइड्स कंपेयर हो रही हैं और एक साइड पैरामीटर डिपेंड कर रही है दूसरी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि फिर हम पैरामीटर को जितना मर्जी वेरी कर लें वो चीज़ होल्ड करेगी, क्योंकि तो इसलिए फिर हम लेफ्ट साइड को फ्री कर देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि उसने कहा है कि क्योंकि लेफ्ट साइड पे एन आ रहा है राइट साइड पे एन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि एन की हर वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, ये पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि हम तो इस पूरी स्टेटमेंट को लेंगे ना कि एन की एक वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू है, फिर एन की दूसरी वैल्यू के लिए भी ट्रू है, फिर एन की तीसरी वैल्यू के लिए भी ट्रू है, तो एन की हर वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, तो फिर इन्फिनिटी के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के लिए हम खुद लिख लेते हैं इसको कि सम k from 1 to infinity length of I k is less than infinity।
नाउ चूज द नेचुरल नंबर n फॉर विच, अब जो पार्ट आपने मिस किए, यानी कि जो प्रीवियस प्रॉपर्टी जो थी वो तो n तक के इंडेक्स के लिए थी, तो जो बाकी बच जाती है n+1 से इन्फिनिटी तक के जो सेट्स हैं आई केस, उनकी जो लेंथ्स हैं उसके लिए हम एक नेचुरल नंबर चूज कर रहे हैं n, सही है। और k को जब n+1 से इन्फिनिटी तक वेरी करेंगे तो उन सारी लेंथ्स का सम जो है वो एट मोस्ट ε/2 होगा, ठीक है। हाँ, नाउ डिफाइन O एज द यूनियन ऑफ फर्स्ट n i केस, ठीक है। देन O माइनस c वुड कंटेन u माइनस c, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि u जो है वो तो सारे सेट्स का यूनियन था, तो u उसमें बड़ा सेट है, जबकि O जो है वो जस्ट फर्स्ट n सेट्स का यूनियन है, तो O जो है वो छोटा सेट हो जाएगा। अगेन मोनोटोनिसिटी अप्लाई करें यहाँ पे m स्टार दोनों तरफ, तो m स्टार ऑफ O माइनस ई लेस हो जाएगा m स्टार ऑफ u माइनस ई से, और वो आपने कहा है कि लेस देन है ε/2 से। इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। e माइनस ओ क्योंकि कंटेन करता है u माइनस ओ के अंदर, और u माइनस ओ में क्या बच जाएगा, जो बाकी n+1 से लेके इन्फिनिटी तक के सेट्स बच गए थे वो उसके बराबर। अब फिर से आउटर मेजर अप्लाई करें इस इंक्लूजन के ऊपर अगेन, तो आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी, और इस इनइक्वालिटी को कंबाइन करें प्रीवियस इनइक्वालिटी के साथ, o माइनस ई वाली के साथ, जिसको मैं डबल चेक कर रहा हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये ε/2 प्लस ε/2 दोनों ऐड हो जाएंगे राइट साइड पे, तो सम जो है वो एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जो है वो सिंपल उसने इंक्लूजन इस्तेमाल की हैं, ठीक है, और उनको आपस में जो है वो कंबाइन कर लिया प्रोपोजिशन नंबर 12, थ्योरम नंबर 12 के अंदर। तो इस तरह के सिमिलर रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये आखिरी रिमार्क भी देख लेते हैं। जो एजर्शन 1 थी थ्योरम 11 के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन की है यहाँ पर, ठीक है। वो कहता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर फॉर एनी बाउंडेड सेट ई, अब यहाँ में बाउंडेड सेट की बात हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट इट इज़ मेजरेबल। अगर कोई भी बाउंडेड सेट लें आप और उसकी आउटर मेजर को डिस्कस करें, चाहे वो मेजरेबल है या नहीं है, और कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज़ करें, तो हमें एक ओपन सेट लाजमी मिल जाएगा। देयर इज़ एन ओपन सेट ओ सच दैट कि वो ओ जो है वो ई को कंटेन करेगा, ओ जो है वो सुपर सेट होगा, और एम स्टार ऑफ ओ जो है दैट वुड बी लेस देन एम स्टार ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे तो ओ बड़ा सेट है ना, लेकिन एम स्टार ऑफ ओ छोटा हो जाएगा क्योंकि आपने एम स्टार ऑफ ई के अंदर एप्सिलॉन ऐड कर दिया। तो अगेन इन्फिमम वाली प्रॉपर्टी जो हम थ्योरम में डिस्कस कर रहे थे, तो ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। एंड देयरफॉर एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे एम स्टार ऑफ ई को शिफ्ट कर दिया, फाइनाइट नंबर है, तो ये चीज़ होल्ड करेगी। तो ये चीज़ तो फिर किसी भी सुपरसेट के लिए होल्ड करवा सकते हैं आप, कि अगर वो मेजरेबल है ई या ई मेजरेबल नहीं है, ई कोई भी बाउंडेड सेट है अगर, तो एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई को आप कह सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। क्योंकि ये देखो आपने जस्टिफाई किया यहाँ पे कि ऐसा तो लाजमी हो जाएगा हर बारी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई को आप लेस देन एप्सिलॉन कह दें, ये जो कि आपने एक्सीजन प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। क्योंकि एक्सीजन प्रॉपर्टी में आप कहते हैं कि ये इसके बराबर है, लेकिन ये चीज़ कब होल्ड करती है, ये चीज़ फॉल्स रहेगी अनलेस ई इज़ मेजरेबल। तो ये चीज़ हम सिर्फ तभी कहते होते हैं कि एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई बराबर होता है एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई के, जब तक ई मेजरेबल रहे। ई मेजरेबल होगा तो तब हम इसको इसके बराबर लिखते हैं, अगर ई मेजरेबल नहीं है तो हम इन दोनों चीज़ों को बराबर नहीं लेते होते, ठीक है। हालांकि ई जब मेजरेबल ना हो तब भी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो इस तरह की लेस देन एप्सिलॉन ड्राइव की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई भी उसके बराबर आ जाए उस वक्त। तो वो जस्ट डिस्कशन कर रहा है वो यहाँ पे पार्ट 1 पे के एक्सीजन प्रॉपर्टी के ऊपर, कि उसमें जो है वो सेट ई जो है उसको मेजरेबल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 2.4 जो है वो कंक्लूड कर दिया हमने, वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी,
कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं किसी भी हवाले से तो वो डिस्कस कर लें, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल स्केजुअल एग्ज़ाम्स का जो है वो बन गया हुआ है, आप लोगों से वो एक आध दिन में शेयर हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर अगर हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिलता एग्ज़ाम से पहले तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए जो है वो इंडिपेंडेंटली रेडी हों। तो उसके लिए कोई भी चीज़ पूछनी है आपने तो वो मुझे बताएं, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिर फाइनल हमारा ये 2.1 से 2.4 तक है, हम उसको रेडी करना शुरू कर जी, दें सर। यहाँ तक सिलेबस हो गया, यहाँ तक आएगा। बारी बारी कमेंट करें। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई है, आपसे पहले किसी ने बात शुरू कर दी थी। तो ये मिड के लिए फिर हम 2.1 से 2.4 तक की फाइनल समझेंगे ना, कि मतलब हाँ हमारा जी, टॉपिक यही है, बस इसकी तैयारी शुरू कर दें हम। हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप ना सेक्शन 2.1 से 2.4 तक का जो है उसको जो है तैयारी शुरू कर दें। डेफिनेशंस, थ्योरम्स अप टू थ्योरम 11, रिमार्क्स, डेफिनेशंस, जो चीज़ें उसमें एग्जांपल्स आ रही हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं लेक्चर्स और ये जो भी मटेरियल आपके पास है वो देखने के बाद भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आपके पास टाइम हो ताकि आप वो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इसलिए अभी से वो फिर अगर शुरू करते हैं। हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे अगर इशू हुआ। हाँ जी, ज़रूर, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये चीज़ें मुझसे डिस्कस कर लें। अब एग्ज़ाम तक जो है वो आपने ये कर लेना है, और साथ ही साथ जो है वो जो भी क्वेश्चंस हों वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या अगर आप कहेंगे अगर अगला लेक्चर नहीं मिलता और आपने कोई ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करनी हो तो आप लोग एक सेशन अरेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। सीआर जो हैं इनसे कॉन्टेक्ट करके आप कोई 1 आध घंटे की स्लॉट रखवा लें जिसमें जस्ट क्यू क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम एक बना लें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आंसर कर लें, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर जी, हाँ जी। सर ये टोटल क्विज कितने होने हैं हमारे इस सेमेस्टर में? मैंने तो अभी तक मैंने एक क्विज लिया आपका, है ना? जी सर, एक क्विज और 2 जी सर, एक असाइनमेंट्स ही है। होंगी। असाइनमेंट्स कितनी ली हैं मैंने? सर 2 हो गई हैं। सर 2। 2 हो गई हैं। थर्ड असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन मैंने दिया अभी तक कि नहीं दिया? नहीं सर, थर्ड के लिए भी स्टार्ट नहीं किया नो अभी। सर, अभी नहीं दिए। ओके, चलो। थर्ड असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैं ग्रुप में शेयर करूँगा कुछ, लेकिन वो आपने बाद में मिड के बाद सबमिट करना होगा वो। और जो क्विज़ के हवाले से है, क्विज़ इंशाल्लाह जो हैं वो 4 से 5 क्विज़ कंडक्ट होंगे इस बार इंशाल्लाह। तो मिड के बाद आप तैयार हो जाएं, मिड के बाद इंशाल्लाह हर 1 वीक में एक क्विज़ जो है वो हुआ करेगा। जी ठीक है सर। सही है? सर जी, जी, जी। सर कामरान की अगर क्लास होती है हम ईद के बाद एक, क्योंकि वो कल वो कह रहे थे कि ईद के बाद एक क्लास होगी, तो हाँ फिर जी। आप भी हमारी लेंगे क्लास? सर समझ नहीं आ रही। अगर तो समझ नहीं आ रही मुझे, तो आवाज़ जो अभी स्टूडेंट ने पूछा है क्लियर समझ आ गई है। ये अगर सर कामरान की क्लास होती है मिड के बाद तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है सर कामरान का बाद में हो और मेरा पहले हो जाए, तो इस वजह से हो सर सकता है आपके कि तो लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं ना 7? जी, जी, हाँ जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरा एग्ज़ाम शुरू में आ जाए, तो इसलिए हो सकता है कि हमें क्लास का मौका ना मिले। तो इसलिए आप लोग तैयार रहें कि अगर आपका स्केड्यूल आ जाता है एग्ज़ाम का और पेपर से पहले हमारा कोई नेक्स्ट लेक्चर नहीं होता, तो आप लोगों को मैंने कोर्स बता दी है, तो आपने उस हिसाब से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको ज़रूरत में एक बार शॉर्ट सेशन की तो आपने सिया से कांटेक्ट करके एक शॉर्ट सेशन रखवा लेना। मैं 1 घंटे का सेशन किसी भी टाइम मैं दे सकता हूँ आपको, जब आपको ज़रूरत हो स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो अगर आपने कोई क्वेश्चन आप पढ़ें, अभी स्टडी करें, आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस हों, आपने कुछ पूछना हो चीज़ें, तो आप अपने क्वेश्चन इकट्ठे कर लें 2-4 और आप सीआर से कह के एक सेशन रखवा लें, उसमें हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे सबके साथ, तो अगर ज़रूरत पेश आए तो इस तरह कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मेरा पेपर भी बाद में होता है और मेरे पेपर से पहले भी हमारी एक स्लॉट आ जाती है सेशन की, एक लेक्चर की, तो एक लेक्चर हम और कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर का कोर्स हम इतना ही रखेंगे जितना आज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जी जी सर, थैंक यू। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी।
ये पेपर ज्यादा टफ तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल ही होगा। हाँ जी, असल में उमैर आपने अभी आप लोग अभी कौन से सेमेस्टर में हो, थर्ड में? जी सर जी थर्ड। सर हमारा थर्ड में है ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लास्ट एक सेमेस्टर थे जो कि ऑनलाइन गए थे, तो उसमें जो है वो ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत अनफेयर हो जाती है। तो बस इस वजह से जो है वो हमने इस बार मीटिंग में जो है ना वो मेन डिस्कशन हमारी सारी यही होती रही है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड। आप लोग खुद भी टीचिंग करते हो, अगर आप लोग अपनी एक क्लास पढ़ाओ और उस क्लास में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 75 से 80 के दरम्यान में मार्क्स ले लें, तो क्लास में ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो ना हुई, सारे स्टूडेंट्स का सेम ग्रेड ही ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो ये सर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हमारा होता, तो फेयर ग्रेडिंग नहीं फर्स्ट कहते में भी वही है, सेकंड में भी वही है। हैं। चलें, ये तो बाय चांस भी हो सकता है। इस बार हमने ये सोचा है कि एग्ज़ाम जो है वो कुछ इस तरह का सेट किया जाए कि जितना एक स्टूडेंट ने अगर मेहनत की है तो उसके जो है वो ग्रेड भी ज़्यादा हों, और जिसने कम मेहनत की है उसका ग्रेड भी कंपैरेटिवली जो है वो उससे डिफरेंट हो जिसने काम किया है, ताकि ना ज़रा फेयर ग्रेडिंग रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे मतलब grading। सर इस तरह होगा कि ये जो डेफिनेशन हमने और थ्योरम्स वगैरह जो किए हैं, प्रपोजिशन, यही अप्लाई होंगी क्वेश्चन पे। हाँ हाँ, ज़ाहिर बात है यही होगा, कंटेंट्स तो यही रहेंगे ना जो मैंने बताए हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं उसमें फिर मैं आपसे एक्सप्लेनेशंस और आपसे डेफिनेशंस की एग्जांपल्स मांग सकता हूँ, ठीक है? आपसे चीज़ें एक्सप्लेन करने का मैं कहूँगा ताकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वही चीज़ है जो जस्टिफाई करेगी कि चीज़ आपने समझ ली है। जो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन के बगैर लिखेंगे, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है, बुक आपके सामने है, क्वेश्चन भी तकरीबन रेलिवेंट ही होंगे, तो अगर तो आप जस्ट बुक से जो है वो ट्रांसलेट करके वो चीज़ लिख देते हो, तो उसमें आपकी कोई इनपुट अगर नहीं नज़र आती है तो इसका मतलब ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी कंप्लीट नहीं है, ठीक है? जस्ट आपने उसको कॉपी ही किया हुआ है, तो उसके सर इसमें मार्क्स मिलेंगे लेकिन फुल नहीं मिलेंगे। जी इसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ सेट्स का, रिंग, सिग्मा रिंग, रिंग, ये सिग्मा अलजेब्रा, अलजेब्रा, ये ऐड। हाँ जी, सिग्मा अलजेब्रा तो 2.1 में आता है ना? जी जी, ये किसमें? स्टार्ट वाला हाँ जो हाँ, सिमेट्रिक 2.1 रिलेशन। जी स्टार्ट से, जी जी बिल्कुल, सेकंड चैप्टर है इंक्लूडेड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर अटेंडेंस का रिकॉर्ड है आपके पास, वो हमें भी शेयर कर दें हमारी, ताकि पता चल सके कौन कौन सी हमने क्लास ली, क्योंकि हमने तो सारी क्लासेस ली हैं, मे भी हो सकता है उसमें कोई एब्सेंट वगैरह लगी हो। अटेंडेंस जो है वो फराज उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते होते हैं हर क्लास के अंदर, आप फराज से रब्ता कर लें, और साथ ही साथ अगर आपके पास टीम्स की जो पेज में एक्सेस है, तो फराज आपने नोट किया होगा कि क्लास की बात जो है वो अटेंडेंस रिपोर्ट टीम्स में भी जनरेट होती है एक, तो वहाँ से भी सर रिकॉर्ड ली। सर वो पहले ये होता था ना कि ऑर्गेनाइजर की तरफ हो। अटेंडेंस लेके ना उसे ग्रुप में शेयर कर दिया जाता था, तो हर स्टूडेंट देख लेता था किसकी अटेंडेंस है किसकी नहीं, फिर वो दोबारा बता देते थे। तो अभी भी सर जो हाँ स्क्रीनशॉट ले उन्हें ग्रुप में भेज दिया करें। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं कहता हूँ फराज को कि वो ग्रुप में शेयर कर दिया करें। फराज आज भी अटेंडेंस आपने ले ली है, और तो वो ग्रुप में शेयर कर देना है इनके साथ, ठीक है? जी जी सर मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, आप लेके ना, ये क्योंकि अभी 44 स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे ख्याल अभी मैक्सिमम चल रहे हैं इस टाइम, तो आप ये जी सर स्क्रीनशॉट्स ये लेके शेयर कर दें। अच्छा जी, चलिए ठीक है, जो है वो बस मैं जो है वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, और मेन चीज़ जो आपने इस बार सामने रखनी है तैयारी के वक्त कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है? जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो जस्टिफाई करेगी कि आपने जो है वो चीज़ की है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर वो चीज़ जस्ट बुक से कॉपी किया हुआ मटेरियल नज़र आएगा तो उसके मार्क्स तो होंगे लेकिन फुल मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है? ये मैं पहले से बता रहा हूँ। आखिरी चीज़ जो हमने इस बार मीटिंग में भी डिस्कस की है वो ये है कि टीचर जो है, टीचर्स को कहा गया है कि वाइवा वॉइस एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जा सकता है किसी भी क्विज असाइनमेंट या मिड टर्म और एंड टर्म के फॉलो अप एग्ज़ाम के तौर पे। मिसाल के तौर पे मैंने अगर मिड टर्म एग्ज़ाम लिए है और मैं मिड टर्म एग्ज़ाम की जो आप लोगों की फ़ाइल्स हैं मैं उससे अगर मुतमिन नहीं हूँ, तो मैं उस मिड टर्म का एक वाइवा वॉइस एग्ज़ाम कॉल कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं उसमें आप लोगों के जो सॉल्यूशन आए हैं मेरे पास आंसर शीट्स,
मैं उन क्वेश्चंस के उन आंसर शीट्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, एक वाइवा वॉइस एग्जाम ले सकता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो किस स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि अगर आपके आंसर शीट्स सेटिस्फैक्ट्री ना हुई, ठीक है, तो फिर उसका एक फॉलो वाइवा वॉइस भी हो सकता है, सर चाहे वो ये तो क्विज। उन स्टूडेंट के लिए है ना जिनका कॉपी पे होगा, मतलब सेम होगा। हाँ, उसी के कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ पता चल जाती है जब जब सारे स्टूडेंट्स ठीक कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें कोई एबिग्विटी नहीं होती, वो ठीक है, सबका आंसर ठीक है। लेकिन जब एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है और कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो 100% सेम मिस्टेक करता है, तो वहाँ से पता चलता है कि ये चीज़ जो है वो आफ्टर डिस्कशन जो है वो की गई है। तो उससे बचने के लिए जो है ये मैं कह रहा हूँ कि अगर लगेगा कि सॉल्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं है, इस तरह से हैं, तो फिर उसका एक वाइवा वॉइस भी रखा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग खुद, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होगा और बुक ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, तो आप जो है वो खुद से मटेरियल को स्टडी करें और आंसर्स को एक्सप्लेन करें। ठीक है, अच्छा जी, कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो बस ये है, एग्ज़ाम का इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आप लोग अभी से ही स्टडी शुरू कर दो इस सेक्शंस की। ठीक है, अभी ज़्यादा काम नहीं है, अभी तक ये हुआ कुछ सेक्शंस ही हैं, एक चैप्टर बनता है मुश्किल से। तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें थ्योरम ज़्यादा हैं अब इस पार्ट में। तो इन थ्योरम्स को भी देख लेना, और इनके अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि डेरिवेशंस के एक स्टेप से अगला स्टेप कैसे डिराइव हो रहा होता है, उसको भी आपने डिटेल्स देख लेनी है। आपको एक्सप्लेनेशन हर चीज़ की पता हो, डेफिनेशंस की एग्जांपल्स बनानी आनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है। सही है सर इस मैयर थ्योरी में हमने ये अस्सलाम एलपी वालेकुम सर। स्पेसिस पढ़नी है।